हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बुक में स्टार्टिंग पहले एक रिएक्शन से की गई है। इसमें हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमें उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। इसको हम रिएक्शन के तौर पे इस तरह से लिख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, फिर बीच में एक एरो लगाएंगे और उसके बाद लिखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें मैग्नीशियम और ऑक्साइड जो है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है रिएक्टेंट्स और जो एरो के राइट हैंड साइड है वो होते हैं प्रोडक्ट। अगर हम और शॉर्ट में लिखना चाहें इस रिएक्शन को तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं Mg प्लस O2 MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट होके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। आगे है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है? जैसे कि हमने क्लास 9 में पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में से कहें तो द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन इन रिएक्टेंट एज वेल एज इन प्रोडक्ट्स। यानी कि जो एटम के नंबर हैं, जैसे ऑक्सीजन में 2 एटम है, यहाँ पे मैग्नीशियम में 1 एटम है, इन्हें एटम बोलेंगे। जो एटम है वो रिएक्शन से पहले, यानी जितने यहाँ पर थे इतने ही यहाँ पर रहने चाहिए। इसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, इधर वाले को हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो डेफिनेशन ये बोल लिया कि जितने एटम यहाँ पर हैं उतने ही यहाँ पर भी रहने चाहिए, लेकिन इसमें बराबर एटम नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम है और इधर पे ऑक्सीजन का 1 ही एटम है, तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। हम इक्वेशंस को बैलेंस कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे राइटिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन कैसे करेंगे? जिंक ले रखा है, जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से हुई, उसके बाद हमें क्या मिलता है? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। इसको हम ऐसे लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में। ये वाली रिएक्शन जो है ये बैलेंस है। कैसे? यहाँ पे Zn जो है जिंक, उसका 1 एटम है, यहाँ पर भी 1 है। SO4 है, यानी सल्फर और ऑक्सीजन। सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, तो इधर पे भी SO4 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। यहाँ पे H2 है, यानी हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2 एटम है। इस तरह से ये वाली इक्वेशन जो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। और बाकी जो इक्वेशन बैलेंस नहीं होती है हमें उन्हें बैलेंस करना होता है। कैसे? जैसे देखो आयरन का है, आयरन में है Fe की रिएक्शन H2O से की, यानी वाटर से, तो हमें मिला Fe3O4 प्लस H2, लेकिन ये बैलेंस नहीं है। इधर पे Fe3 है, यहाँ पे देखो Fe3 है, इधर पे Fe एक ही है, तो हम इसके आगे 3 लगा देंगे। Fe के आगे, हम Fe के नीचे पे नहीं लिख सकते, यहाँ पे 3 नहीं लिख सकते, नहीं तो गलत हो जाएगा। हम सिर्फ उसके आगे पे ऐसे 3 लगा सकते हैं। और O4 है, यानी ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन सिर्फ 1 है। ऑक्सीजन 4 कैसे होगी? जब हम H2O के बाहर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर पे, तब O4 हो जाएगा, लेकिन फिर इधर पे H8 हो जाएगा, क्योंकि 4 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, तो ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, यानी कि H8 हो गए हैं। तो इधर पे H2 ही है। इसको बैलेंस करने के लिए हमें इधर पे भी 4 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो रिएक्शन हमारी क्या बनेगी? 3Fe प्लस 4H2O, 3Fe3O4 प्लस 4H2। ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। राइटिंग स्टेट सिंबल्स, यानी कि जैसे आयरन क्या है? एक सॉलिड है, वो किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है, तो वहां पे उसको हम उसके सिंबल को भी लिखना होगा, यानी वो किस स्टेट में है। जैसे H2O जो है गैस है, तो हमने इसको G लिखा। ये जो बनेगा प्रोडक्ट है ये सॉलिड होगा तो S लिख दिया। ये हाइड्रोजन गैस है तो यहाँ पे G लिख दिया, यानी उसकी सिंबल स्टेट बता दी कि वो किस स्टेट में है। कभी कभी क्या होता है, समटाइम द रिएक्शन कंडीशन सच एज प्रेशर, temperature, catalyst, etc.
for the reaction are shown above and or below the arrow in the equation. कभी कभी जो इक्वेशन है वो इस तरह से भी होती है, जैसे यहाँ पे एरो के ऊपर सनलाइट और नीचे पे क्लोरोफिल लिखा है, यानी ये रिएक्शन सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हो रही है। C6H12O6 ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। वैसे ही यहाँ पर इस रिएक्शन में ऊपर पे 30 ATM लिखा हुआ है। अब है आगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं? पहला है कॉम्बिनेशन, दूसरा डीकम्पोजिशन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट, पांचवा ऑक्सीडेशन रिडक्शन या फिर रेडॉक्स रिएक्शंस। इन सारी रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? कॉम्बिनेशन का मतलब ही कंबाइन होना होता है, यानी जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स, इधर वालों को एरो के LHS वालों को हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स, मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, सिर्फ एक, तो वाली रिएक्शन क्या बोलती है? उनको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? इन दीज रिएक्शन टू और मोर सब्सटेंसेस या फिर एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, ये रिएक्शन है बर्निंग ऑफ कोल की। ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। इसके नीचे नाम लिखना भी जरूरी है, मैंने लिखे नहीं है क्योंकि बहुत इजी है, सबको पता है ये कार्बन का है, ये ऑक्सीजन है और ये क्या बनी? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ वाटर बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ H2 and O2। कैसे होगा? H2 लिया, O2 लिया और उससे क्या बन गया? H2O। और इक्वेशन को बैलेंस करना भी बहुत जरूरी है। यहाँ पे जितनी भी रिएक्शन होंगी हमें बैलेंस भी करनी होंगी। ये बैलेंस करने के लिए इनके आगे 2 लगा हुआ है, 2 कहीं पे कुछ लगता है, कहीं पे कुछ लगता है। तीसरी रिएक्शन है क्विकलाइन, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलेंगे, CaO को, और क्विकलाइम भी बोलते हैं। क्विकलाइम होता है चूना, सूखा चूना। अगर चूना सबको पता है, जो हम अपने घरों में जिससे व्हाइट वॉश करते हैं, कोई भी पेंट करने से पहले, कोई भी कला करने से पहले सबसे पहले इसमें व्हाइट वॉश की जाती है दीवारों में, वही होता है चूना। इसको हम पानी में मिलाते हैं, वाटर से रिएक्शन करके ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि स्लेक्ड लाइम। और इसके साथ साथ बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में हीट भी निकलती है। तो स्लेक क्या है? स्लेक लाइम एक सॉल्यूशन होता है प्रोड्यूस बाय अबव रिएक्शन इज यूज्ड फॉर, जो मैंने बता दिया कि दीवारों में सफेदी करने के लिए यूज किया जाता है। और उसमें जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, यानी स्लेक्ड लाइम होता है, CaOH को होल ट्वाइस, ये रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से, जो कि हमारे एयर में प्रेजेंस होती है, और एक बहुत ही थिन लेयर बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट की हमारे दीवारों में। क्योंकि जब हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद जो कैल्शियम कार्बोनेट है, 2 या 3 दिनों के बाद एक अच्छा सा हमें शाइनी फिनिश मिलता है वॉल्स में, वो इसी की वजह से होता है। जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो CO2 से रिएक्ट करता है और हमें लाइमस्टोन देता है। और ये वाली जो रिएक्शन है, ये इसी के, जो मैंने अभी बोला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि जो स्लेक्ड लाइम है, जो चूना है, जो गीला चूना हमने दीवार पे जिसको सफेदी करने के लिए लगाया, व्हाइट वॉश के लिए लगाया, वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और फिर क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट को बनाता है और साथ में वाटर रिलीज होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट ऊपर वाली रिएक्शन में भी बन रहा है। किससे बन रहा है? CaO और जब CO2 आपस में रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से, तभी भी कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। इसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं। और मार्बल का केमिकल फॉर्मूला भी CaCO3 होता है। आगे है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती हैं? इन दीज रिएक्शन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर सब्सटेंसेस, यानी इसमें सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट होता है और वो ब्रेक डाउन होता है, टूटकर
सिंपल सब्सटेंस में टूट जाता है। यानी सिर्फ एक रिएक्टेंट से 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे फेरस सल्फेट है FeSO4, इसको अगर हम हीट करेंगे, क्योंकि ऐसी अपने आप तो नहीं टूटेगा, वो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हीट करेंगे अगर हमसे, तो ये फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड और साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड हमें देगा। जो फेरस सल्फेट का कलर होता है वो कैसा होता है, ग्रीन होता है। और ये हमने इससे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो पढ़ी थी उसमें भी था, लेकिन उसका रिवर्स कर दिया है। उससे पहले हमने क्विकलाइम लिया था और CO2 को क्या बनाया था, रिएक्टेंट बनाया था, इसको प्रोडक्ट बनाया था। लेकिन यहाँ पे हमने इसका अपोजिट किया। लेकिन एक और चीज जो अलग की है वो क्या किया है, इसको हीट किया है। जब हम लाइमस्टोन को हीट करेंगे तो हमें ये मिलता है। इसीलिए ये वाली रिएक्शन यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन को कंपोजिशन रिएक्शन की अपोजिट भी बोलते हैं, कि ये उसकी उल्टी रिएक्शंस होती हैं। यहाँ पे हम वाटर का भी ले सकते हैं। जैसे वाटर जो है H2O, इसको हम अगर इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये H2 और O2 देगा। उसी तरह से ये वाली रिएक्शन लेड नाइट्रेट की PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको अगर हीट करेंगे तो हमें लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलेगा। और ये सब रिएक्शन बैलेंस करी है हमने। बैलेंस कैसे करते हैं मैंने आपको बता रखा है। कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम क्विकलाइम भी बोलते हैं, CaO, उसके बहुत सारे यूजेस हैं। उसका एक यूज सीमेंट के प्रोडक्शन में भी होता है। सिल्वर क्लोराइड है, इसको सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या किसमें टूटता है, सिल्वर और क्लोरीन में। द व्हाइट कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड गेट कन्वर्टेड इनटू ग्रे इन सनलाइट। जो सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट कलर है वो सनलाइट में ग्रे हो जाता है। जब हम सिल्वर ब्रोमाइड की रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें सिल्वर और ब्रोमाइड मिलता है, ब्रोमीन मिलता है, सॉरी, ये वाली बताई थी। अब एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? Reactions in which energy is absorbed either in the form of heat or light or electricity for breaking down or combination of the reactants are called endothermic reaction। यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो, किसके फॉर्म में, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, ताकि ब्रेक डाउन हो सके प्रोडक्ट का। ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं एंडोथर्मिक। तो हमने जितनी भी रिएक्शन पढ़ी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन जितनी भी पढ़ी, ये सब एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें भी हीट यूज कर रहे हैं हम ब्रेक डाउन करने के लिए उस रिएक्टेंट को। यहाँ पे भी हीट यूज करी है। जहाँ पे भी हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा वो रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होंगी। डीकम्पोजिशन तो है ही है, लेकिन साथ साथ में क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी हैं। अब अगली है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब अपनी जगह से डिस्प्लेस होना, अपनी जगह से हिलना, अपनी जगह से इधर उधर हो जाना। In these reactions, more reactive elements displace less reactive elements from its compound। इन रिएक्शन में क्या होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उनके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देते हैं। जैसे आयरन कॉपर सल्फेट, जब इसकी रिएक्शन होगी तो हमें क्या मिलता है, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। यानी यहाँ पे आयरन है खाली, यहाँ पे जो सल्फेट है ये किससे जुड़ गया है, ये आयरन से जुड़ गया है, ये वाला SO4, और Cu क्या हो गया है, डिस्प्लेस हो गया है अपनी जगह से। यानी कि ये जो Fe है ये इसके साथ SO4 के साथ कंबाइन हो गया, और ये वाला जो है Cu ये डिस्प्लेस हो गया अपनी जगह से, इसको अलग कर दिया। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो आयरन है वो मोर रिएक्टिव है देन कॉपर। इसी तरह से जिंक, जब जिंक की रिएक्शन होती है CuSO4 से कॉपर सल्फेट से, तो हमें मिलता है ZnSO4, यानी कि जिंक सल्फेट मिलता है और कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है। ये जो Zn है ये SO4 के साथ कंबाइन हो जाता है इधर पे, और Cu क्या होता है, अकेला रह जाता है, सॉरी Cu अकेला रह जाता है। इसी तरह से जो लेड है, लेड की रिएक्शन अगर
कॉपर क्लोराइड से होती है तो हमें लेड क्लोराइड मिलता है और कॉपर अलग हो जाता है। ये भी लेड किससे कंबाइन हो जाता है, क्लोरीन से, Cl2 से कंबाइन हो जाता है और Cu जो होता है वो उसको डिस्प्लेस कर देता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव एलिमेंट देन जिंक एंड लेड। जिंक और लेड से कॉपर जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए Zn यानी कि जिंक और लेड डिस्प्लेस कर देते हैं कॉपर को उसके कंपाउंड से। अब आगे है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इन दीज रिएक्शंस देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स। इस तरह की रिएक्शंस में आयंस का एक्सचेंज हो जाता है आपस में। फॉर एग्जाम्पल सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड से जब रिएक्शन करता है तो हमें प्रोडक्ट के तौर पे मिलता है बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर क्या हुआ, जो बेरियम है ये किसके साथ कंबाइन हुआ, SO4 के साथ, और जो Na है ये कंबाइन हो गया क्लोरीन के साथ, यानी ये एक दूसरे के आयन को डिस्प्लेस कर देते हैं। बेरियम हो गया इसके साथ और Na हो गया क्लोरीन के साथ कंबाइन। A white substance, barium sulfate, is formed which is insoluble in water। और जो ये बेरियम सल्फेट है ये ऐसा सब्सटेंस है जो पानी में नहीं घुलता है। दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज नोन एज अ प्रीसिपिटेट। इसको हम जो पानी में नहीं घुलता है, ऐसा सब्सटेंस जो पानी में नहीं घुलता है उसको हम प्रीसिपिटेट बोलते हैं। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड प्रीसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये वाली रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है ही, साथ ही साथ कौन सी है, प्रीसिपिटेट रिएक्शन भी है, क्योंकि इसमें बेरियम सल्फेट जो है ये पानी में इनसॉल्युबल होगा। अब आगे है एक और रिएक्शन है आगे पे, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट है और साथ साथ में प्रीसिपिटेट रिएक्शन भी है। यहाँ पे लेड नाइट्रेट रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम आयोडाइड से और हमें मिल रहा है पोटेशियम नाइट्रेट और साथ में लेड क्लोराइड। यहाँ पर जो KNO3 बना है, ये कैसे बना है, जो पोटेशियम है वो किसके साथ कंबाइन हो रहा है, NO3 के साथ यानी कि नाइट्रेट के साथ, और जो लेड है वो जा रहा है आयरन के साथ। मतलब एक दूसरे के कंपाउंड जो है ये डिस्प्लेस कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, उससे पहले हम ये जान लेते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। A substance is said to be oxidized if it gains oxygen during a chemical reaction। हम किसी भी सब्सटेंस को तब कहेंगे कि वो ऑक्सीडाइज हो गया है जब वो केमिकल रिएक्शन के दौरान उसे क्या मिलेगी, ऑक्सीजन। फॉर एग्जाम्पल कॉपर और ऑक्सीजन की जब रिएक्शन होती है तो हमें प्रोडक्ट में CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड मिलता है, जिसको हम ब्लैक कॉपर भी बोलते हैं। इसमें क्या हुआ, कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन नहीं थी लेकिन रिएक्शन के बाद उसे क्या मिल गई, ऑक्सीजन। तो कॉपर क्या हो गया, कॉपर ऑक्सीडाइज्ड हो गया। वैसे ही रिडक्शन, a substance is said to be reduced if it loses energy in a chemical reaction। किसी भी सब्सटेंस को हम तब बोलेंगे वो रिड्यूस हो गया है जब वो ऑक्सीजन को लूज करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे CuO है, यहाँ पे कॉपर के पास ऑक्सीजन है लेकिन रिएक्शन होने के बाद कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं रह जाती है, तो यहाँ इस रिएक्शन में क्या हुआ, कॉपर रिड्यूस हुआ। If hydrogen gas is passed over this heated material, copper oxide, the black coating on the surface get converted into brown as the reaction get reversed and copper is obtained। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ लिया। अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। हमने इससे पहले सिर्फ ऑक्सीडेशन और सिर्फ रिडक्शन के बारे में अलग अलग पढ़ा। रेडॉक्स मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा हो।
If during a reaction one reactant get oxidized while other gets reduced, this type of reaction are called oxidation reduction reaction और redox reactions. इस रिएक्शन में कॉपर के पास ऑक्सीजन है, लेकिन रिएक्शन होने के बाद कॉपर के पास से ऑक्सीजन चली गई, यानी कॉपर क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। लेकिन हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं है और रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ गई, तो इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। जैसे कि एरो में दिखाया है, H2 के पहले ऑक्सीजन नहीं है, बाद में ऑक्सीजन आ गई है तो वो ऑक्सीडाइज हो गया है। Cu के पास कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन है, बाद में रिएक्शन के बाद उसके पास ऑक्सीजन नहीं रह रही है तो वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है। उसी तरह से कुछ और रिएक्शन है ये, जैसे जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड से रिडक्शन हो रहा है इधर पे, और यहाँ पे कॉपर को क्या हो रहा है, कार्बन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। वैसे यहाँ पे भी रिडक्शन हो रहा है और इधर पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, हमने एंडोथर्मिक पढ़ा जिसमें सनलाइट, हीट और इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक डाउन होता है प्रोडक्ट का, उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शंस इन विच heat is released along with the formation of product are called एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी जब प्रोडक्ट बन रहा है तो उसके साथ हीट रिलीज हो, यानी कि हीट या फिर एनर्जी बोल सकते हैं, हीट या एनर्जी रिलीज हो, तो ऐसे रिएक्शन क्या कहलाती हैं, एक्सोथर्मिक। फॉर एग्जांपल बर्ग गैस CH4 जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो हमें CO2 और वाटर मिलता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, और साथ में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो जिस किसी रिएक्शन में ऐसे लास्ट में एनर्जी रिलीज होगी या फिर ऐसा लिखा होगा रिलीजेस अ लॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो वो वाली रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगी। जैसे रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। ग्लूकोज रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो हमें मिलता है 6CO2 + 6H2O, और साथ में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। आगे है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन आवर एवरीडे लाइफ। कोरिजन क्या है, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज एसिड्स, मॉइस्चर एक्सेट्रा, इट इज सेड दैट इट गेट्स कोरेड एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज कोरिजन। जब कोई भी मेटल उसके आसपास के जो भी सब्सटेंसेस जैसे एसिड हो गया, मॉइस्चर जो हवा में नमी होती है, जब उससे रिएक्ट करके वो कोरेड होने लग जाता है तो उस इफेक्ट को हम बोलते हैं कोरिजन। जैसे कि ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, जो भी सिल्वर की चीजें होती है अगर हम उसे बाहर ऐसे खुला छोड़ देते हैं तो वो धीरे धीरे खराब होने लग जाती है, उनमें ब्लैक कलर की कोटिंग सी लगने लग जाती है, यानी ब्लैक कलर की परत लग जाती है। वैसे ही ग्रीन कलर की कोटिंग जो होती है वो कॉपर पे हो जाती है, तांबे पे ग्रीन जो तांबे के लोटे घर पे अगर उनको आप ऐसे ही मतलब रख दोगे, जहाँ पे बहुत ज्यादा मॉइस्चर हो ऐसी जगह पे रखोगे नमी वाली, तो उसमें क्या होगी, एक ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाएगी, और जो रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग है वो आ जाती है लोहे में, यानी आयरन में। आयरन में जंग लग जाती है। तो कोई भी मेटल उसके आसपास के एसिड्स या मॉइस्चर की वजह से अगर बेकार हो रहा होता है, कोरेड हो रहा होता है, तो उसी को हम बोलते हैं कोरिजन। जैसे लोहे में जंग लगना, ये भी क्या है, कोरिजन का ही एग्जाम्पल है। रस्ट को बोलते हैं जंग। So that is why we apply paint on iron articles, और यही वजह है कि हम आयरन की जितनी भी चीजें होती हैं उनमें पेंट लगाते हैं। क्यों? क्योंकि by applying paint on iron articles they don't come in contact with oxygen and moisture and hence rusting is prevented by painting them। क्योंकि जब हम उनमें पेंट लगा देते हैं तो वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आते हैं और इससे वो रस्ट होने से यानी उनको जंग लगने से बच जाते हैं। आगे है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है? When fats and oil are oxidized, यानी जो भी तली हुई चीजें हैं वो जब ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, they become rancid।
एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस। वो रैंसिड हो जाती है, उनकी स्मेल और टेस्ट दोनों ही चेंज हो जाते हैं। इट इज नोन एज रैंसिडिटी, और इसी को हम रैंसिडिटी बोलते हैं। एंड टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। और ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करने के लिए, यानी ऐसा कब होता है जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट, तब वो खराब होता है, इसके लिए हम एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प अस टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। इनर्ट गैस लाइक नाइट्रोजन प्रिवेंट चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। यानी जो अगर हम एयर टाइट कंटेनर्स में फूड रखेंगे तो काफी ज्यादा मदद करता है ऑक्सीडेशन के रेट को स्लो करने में। और जो चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं, चिप्स, कुरकुरे, नमकीन जितने भी होती हैं, इनमें जो गैस भरी होती है वो होती है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस इसलिए भरते हैं ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो और उसका टेस्ट बिल्कुल बेकार ना हो जाए। अगर इनमें से ये वाली गैस निकल जाती है तो ये